मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बना है वो साइक्लोन बनेगा या नहीं, और जो साइक्लोन तेज है उसका क्या असर होगा। तो पहले शुरुआत करते हैं साइक्लोन तेज से। तो साइक्लोन तेज आप देख सकते हैं काफी दूर पहुंच गया है, ये ऑलमोस्ट यमन के आसपास पहुंच गया है और ये बहुत जल्दी ही यानी कि अगले 24 घंटों के अंदर 24 तारीख की सुबह को ये दस्तक दे देगा। आज ये जब मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आज 23 अक्टूबर है और ये कल सुबह तक ये क्रॉस कर जाएगा यमन के कोस्ट को। और ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा कमजोर हुआ, लेकिन ये वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में ये दस्तक देगा। और जब ये लैंडफॉल कर रहा होगा तो उस समय 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं होंगी और गस्ट में हो सकता है कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवाएं चलें। तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है इसमें जान माल का नुकसान करने के लिए, और लो लाइंग एरियाज में ये पानी भर सकता है, इनंडेशन हो सकता है, यानी काफ़ी ज़्यादा नुकसान की इसकी पोटेंशियल दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो साइक्लोन है ये वैसे ऐसा नहीं है कि ये भारत की तरफ नहीं आया तो हमारा फ़ायदा हुआ। ये है कि हाँ, भारत को इससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन किसी जगह पर तो इससे नुकसान किया ही है, करेगा ही। लेकिन क्या होता है कि अगर ये साइक्लोन, ये देखिए अब ये एज अ वेरी सीवियर साइक्लोन यहाँ पर है, ये इस तरह से आगे जाएगा। अगर ये इस जगह पर जाता, ये क्योंकि नीचे से आया था इस जगह से, अगर ये यहाँ पे आ जाता, वेस्ट सेंट्रल उस पर पहुंच जाता अरेबियन सी में, तो यहाँ से रिकर्वेचर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सब ट्रॉपिकल रिज होती है उसका जो होता है यानी कि उसी के साथ साथ ये मूव करता है। अगर सब ट्रॉपिकल रिज इस तरह से जा रही होती, यहाँ से अगर पास से जा रही होती, तो ये इधर ही से रिकर्व करके ये पाकिस्तान या गुजरात की तरफ जाता। लेकिन सब ट्रॉपिकल रिज इस तरह से जा रही है, काफ़ी आगे से जा रही है, तो इसके साथ ये इस तरफ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चला गया है और इससे हमारे तट को कोई भी खतरा नहीं हुआ। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो महाराष्ट्र का तट है, गुजरात का तट है और पाकिस्तान के जो दक्षिणी इलाके हैं वो सुरक्षित रह गए हैं। तो ये इससे अब खतरा ऑलमोस्ट टल चुका है, तो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी अब इस तरह का वेदर नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरा जो वेदर सिस्टम है ये एक्चुअली तो इस समय डीप डिप्रेशन ही है, यहाँ पर ये एज अ डीप डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अब क्या होगा आगे जा करके हो सकता है 24 तारीख की सुबह ये साइक्लोन बन जाए और 24 तारीख की शाम तक ये साइक्लोन रह सकता है। थोड़ा माइल्ड साइक्लोन बनेगा, अगर बनता है तो इसका नाम हमून होगा जो ईरान ने दिया है। और इससे पहले ये जो साइक्लोन बना है तेज, ये भारत द्वारा दिया गया है। जैसे मैंने बताया था कि 13 पैनल मेंबर हैं जो बांग्लादेश से लेकर के यमन तक हैं। बांग्लादेश अल्फाबेटिकली रूप में है, पहले बांग्लादेश का नाम आता है, फिर ईरान का, इंडिया का, इस तरह से इंडिया फिर ईरान जो अल्फाबेटिकली आता है। और ये 12 जो मेंबर हैं वो अपने अपने नाम देते हैं। तो इंडिया का था, इससे पहले बांग्लादेश का था विपर्जॉय, अब ये इंडिया का तेज है। अगला ये बनता है अगर, तो ये इसका नाम हमून होगा जो ईरान द्वारा दिया गया होगा। तो इस तरह से ये नाम चलते रहते हैं। तो अब ये जो वेदर सिस्टम है, अगर ये साइक्लोन बनता है तो भी, नहीं भी बनता तो भी, आपने देखा होगा कि जो कोस्टल ओडिशा है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। आज शाम के समय हमें उम्मीद है कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और जो उत्तरी इलाके हैं उड़ीसा के, यहाँ पर जो केंद्रपाड़ा है, भुवनेश्वर है, पारादीप है, इन इलाकों में, कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है और हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चल सकती है। बहुत ज़्यादा स्पीड यहाँ पर नहीं होने वाली है क्योंकि ये काफ़ी दूर है और उड़ीसा का तट पूरी तरह सुरक्षित है। उसी तरह गंगे पश्चिम बंगाल में भी आज बारिश की गतिविधियाँ आज रात तक होंगी, कल होते होते काफ़ी कम हो जाएगी और ये मतलब जो 24 तारीख को भी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब बारिश नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि 23 तारीख की रात से लेकर के 24 तारीख की दोपहर तक यहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है। कोस्टल ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, बांकुड़ा, पुलिया और जो 24 परगना है, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, इन इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश भी हो सकती है। तो यानी कि दशहरा का जो सेलिब्रेशन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। रामनवमी का आज सेलिब्रेशन है, इसमें भी कुछ दिक्कत आ सकती है इस इलाके में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वेदर सिस्टम का लैंडफॉल भारत के किसी भी इलाके में नहीं है। ये इस तरह से जाएगा और इसका मोस्ट प्रोबेबली ये बांग्लादेश में केपुपारा के आसपास ये दस्तक दे देगा और ये जो लैंडफॉल होगा इसका ये 25 तारीख के आसपास है। 25 तारीख की शाम के आसपास हमें लग रहा है कि ये यहाँ पर लैंडफॉल कर जाएगा
और एज अ डीप डिप्रेशन करेगा, कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो थोड़ी देर के लिए रहेगा उसके बाद फिर से कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि जब ये तट के पास पहुंचता है कोई भी वेदर सिस्टम, तो क्या होगा, वर्टिकल विंड शेयर अभी बढ़ जाता है। अभी जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो कंडीशन में 29-30 डिग्री के आसपास है। जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे तो सी सरफेस टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और वर्टिकल विंड शेयर भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको मालूम है कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूमती हैं, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो आप अगर देखेंगे कि जब ये सिस्टम यहाँ आ गया तो हवा यहाँ से आ रही है, ये जो सूखी हवा इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से तो ये नमी वाली आ रही है साउथ वेस्टर्ली, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्ली हवा है वो इस तरह से ये सूखी हवा आएगी बिहार, झारखंड और यहाँ उड़ीसा से होती हुई। तो जो सूखी हवा जब इसके अंदर घुसने लग जाएगी तो क्या होगा, ये कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए हमें एज अ साइक्लोन इसका लैंडफॉल नजर नहीं आ रहा। अगर ये साइक्लोन बनता भी है तो माइल्ड साइक्लोन बनेगा, कोई खतरा नहीं है। भारत के तट को ज्यादा खतरा नहीं है, बारिश वगैरह होगी जो नॉर्मल बारिश होती है उसी तरह की बारिश होगी, काल वैसाखी जैसी बारिश भी नहीं होने वाली है। तो ये तो इन दोनों का अपडेट रहा। अगर इसमें ट्रैक देखा जाए तो अगर हम ट्रैक देखें तो ये देखिए, ये है तेज का ट्रैक और ये 24 तारीख के आसपास यहाँ पर जो है वो दस्तक दे देगा। ये आप देखिए 24 तारीख की सुबह के आसपास ही दे देगा और ये सलाला के आसपास दस्तक देगा। और अगर इसको देखें हम, इसका ट्रैक देखें, ये जो है ये हमून अगर बनता भी है साइक्लोन, ये यहाँ पर बन जाएगा और 25 तारीख की शाम के आसपास ये यहाँ पर जो केपुपारा के आसपास बांग्लादेश को क्रॉस कर जाएगा यहाँ पर। और जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये ऐसा, इसकी जो स्पीड होगी वो 40 से 50 किलोमीटर और गश्त में 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो खतरा कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत नुकसान करेगा लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इसके कारण क्या होगा कि जो हवाएं हैं यहाँ पर, ये जो कोस्टल एरियाज है आपका उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में, यहाँ जो हवाएं हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलेंगी। ये इस तरह से जो हवा चलेगी तो ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, तो 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है अगले 2 दिनों के दौरान। 25 तारीख के दोपहर के बाद से या 25 तारीख की सुबह से ही उड़ीसा में खतरा पूरी तरह से हट जाएगा और 25 तारीख की शाम के बाद से पश्चिम बंगाल से भी खतरा पूरी तरह से हट जाएगा। तो उसके बाद जो वेदर एक्टिविटी है कोई खास नहीं होगी और इसका जो असर है वो अंदरूनी उड़ीसा में हल्की बारिश के रूप में रहेगा और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में भी हल्की बारिश के रूप में दिखाई देगा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और अगर हम पूरे भारत की बात करें इस समय, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के ऊपर एज अ ट्रफ या कह सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में है, तो कोई खास इसमें ताकत नहीं है, हल्का है, कमजोर है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर ये हल्की फुल्की बारिश देगा, 1-2 स्थानों पर मॉडरेट शावर्स भी दे सकता है और ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल दे सकता है। लद्दाख का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हिमाचल और उत्तराखंड में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही, ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहेगा, हल्के फुल्के बादल छाएंगे और ऊंचे पहाड़ों पर एक आध जगह पर हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी। और इससे पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था उसने देखा था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ बारिश दी थी। अब लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली ये सारे इलाके सूख जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे और तापमान फिर से जो थोड़े से मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़े थे वो गिरे थे वो बढ़ जाएंगे और मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़े थे, क्योंकि आपको मालूम है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाएं जो उत्तर दिशा से जो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, ये जो हवाएं चल रही होती है ये एक तरह से हट जाती है और यहाँ से जब ये हवा हट जाती है ये इस तरह से घूमने लग जाती है। जो उत्तरी हवा है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये इस तरह से घूमती है और इन हवाओं को रोक देती है और बादल वगैरह छाते हैं, इसीलिए जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो अब क्या है कि मिनिमम टेम्परेचर एक बार फिर गिरने शुरू हो जाएंगे 2 दिनों के बाद। हम कह सकते हैं 24 या 25 तारीख से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी और सुबह और रात की सर्दी फिर से बढ़ जाएगी। और अगले हफ्ते के बाद हमें उम्मीद है कि जो दिन के तापमान है उसमें भी धीरे धीरे कमी आने की संभावना नजर आ रही है। तो ये सारा हमने देखा। और एक और बात है जो पॉल्यूशन है, दिल्ली का पॉल्यूशन आपने देखा होगा काफी ज्यादा बढ़ गया है। उसका भी कारण है कि जो हवाएं थी तेज चल रही थी पहले, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं था, हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से काफी तेज थी। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवा चलती है तो जो पॉल्यूटेंट्स है उनको बहा ले जाती है। लेकिन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवा एक ही जगह पर रोटेट कर रही होती है, बार बार उसका डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट और स्मोक के पार्टिकल हैं, वो मूव नहीं कर पाते, हट नहीं पाते, एक ही जगह रह जाते हैं। इसीलिए ये एक्युमुलेशन होता है और ये पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ गया है। और 2-3 दिन के बाद फिर से जब हवा तेज चलेगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं
सुबह के समय तापमान कम हो जाता है, मिस्ट और हेज बन जाती है और उसके वाष्प जो कण होते हैं उसके ऊपर ये जो है पॉल्यूटेंट डिपॉजिट होकर के एक स्मोक की लेयर बना देते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। और ये जो धुएं और धूल के कण हैं ये सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लेकिन मौसम इस इलाके का शुष्क रहने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सारा इलाका अब शुष्क रहेगा और यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलना शुरू हो जाएगी। तापमान थोड़े से बढ़े रहेंगे। वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही है। पूरा माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र भी शुष्क है, तेलंगाना भी शुष्क है, लेकिन कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों तक रहेगी। और अंदरूनी जो आंध्र प्रदेश है, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका, ये भी शुष्क रहेगा। कोस्टल कर्नाटका में हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में छुटपुट बारिश है। केरल में मॉडरेट शावर्स के साथ 1-2 हैवी स्पेल हो सकता है अगले 3-4 दिनों के दौरान। और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम होगी। ये बारिश जो होगी वो अंडमान और निकोबार द्वीपों में होगी। आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून ने, यानी मिनी मानसून ने दस्तक दे दिया। इस तरह से जो हवाएं आ रही हैं वो आना शुरू हो गई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये साइक्लोन बन गया या डीप डिप्रेशन बन गया, तो आप देखिए जो उत्तर पूर्वी दिशा से हवा चल रही थी वो अब हट गई हैं, क्योंकि ये इसके कारण ये घूमने लग गई हैं। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है थोड़ी देर के लिए, ये 3-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर से उत्तर पूर्वी हवाएं जब स्ट्रॉन्ग होंगी तब जाकर के मानसून थोड़ा सा बढ़ेगा। अभी फिलहाल मानसून तो आ गया है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, लेकिन कमजोर है। अगले कम से कम 4-5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना हमें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में दिखाई नहीं दे रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।